हेलो बच्चों, पीएसपी जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। 11th क्लास का चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तो देखिए, चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक ऐसे टर्म्स हैं जो अपने को पता होने चाहिए और वो चैप्टर को पढ़ने में अपनी हेल्प करेंगे, जो उनको अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब चैप्टर पढ़ेंगे अपन तो वो टर्म्स बीच में आएंगे तो अपने को कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी, ताकि अपन उस चैप्टर को इजीली हैंडल कर सके, इजीली समझ सके। और ये ध्यान रखना है, मैक्सिमम आप लोगों को इसमें रटने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैक्सिमम आप लोगों को समझना है। केमिस्ट्री है ही सब्जेक्ट ऐसा ही, समझने वाला सब्जेक्ट ही। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में अपन फर्स्ट टर्म लेते हैं परमाणु के बारे में, एटम। बात करते हैं परमाणु की। एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु को एक्सप्लेन किया था। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु एटम को एक्सप्लेन किया था। इन्होंने बताया था कि किसी भी तत्व में उपस्थित जितने भी परमाणु हैं, किसी भी तत्व में उपस्थित जितने भी परमाणु हैं, उन तत्वों में उपस्थित परमाणुओं के भौतिक तथा रासायनिक गुण हमेशा समान होते हैं। किसी एक तत्व में उपस्थित, मान लो कार्बन के अंदर 5 परमाणु उपस्थित है, कार्बन के 10 परमाणु उपस्थित है, कार्बन के 4 परमाणु उपस्थित है, तो उन चारों परमाणुओं के अंदर उन चारों परमाणुओं के भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या रहेंगे? समान रहेंगे। ये जॉन डाल्टन का फर्स्ट प्रिंसिपल था। डाल्टन ने बताया था कि परमाणु को न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, और ये प्रकृति का सूक्ष्मतम कण है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन नेचर। प्रकृति का सूक्ष्मतम कण है परमाणु, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन नेचर। उसे अपन ने क्या कहा है? परमाणु नाम दिया। अब ये जो परमाणु है ये अविभाज्य कण है, मतलब इसको अपन और अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते। परमाणु को और अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इस परमाणु के अंदर कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। इस परमाणु के कुछ मूलभूत कण होते हैं, इसलिए फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, मूलभूत जो कण होते हैं, ये है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे एंटी इलेक्ट्रॉन, जिसे अपन लोग पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन, म्यूऑन, केऑन, ये सारे पार्टिकल्स भी एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं? ये अनस्टेबल होते हैं। और अभी इनके ऊपर रिसर्च चल रहा है, साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं इनके ऊपर का, हाँ इनका मास वगैरह और चार्ज वगैरह इनका कितना होता है, इनके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है, साइंटिस्ट का इनके ऊपर रिसर्च अभी चल रहा है। तो अपने को मेन जो पढ़ना है वो किनके बारे में पढ़ना है? फंडामेंटल 3 पार्टिकल के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में। तो अभी अपन आगे डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सबसे पहले बात करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके चार्ज की। सबसे पहले बात करते हैं इनके अपन चार्ज की। इनके ऊपर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है? चार्ज की यूनिट है, इकाई है चार्ज की। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उतना ही प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है। मतलब टोटल जो एक एटम की बात करें तो एटम कैसा होता है? उदासीन होता है, एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। +4 -4 इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। तो अपन ये बता देंगे ना, हाँ जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो जो टोटल आएगा इसका आएगा वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब एटम जो होता है प्रकृति में कैसा होता है? उदासीन प्रकृति का होता है, एटम न्यूट्रल इन नेचर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग मास की। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम मास होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। प्रोटॉन के ऊपर मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन के ऊपर, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। जितना प्रोटॉन का मास होता है उतना ही मास किसका हो गया? न्यूट्रॉन का मास हो गया। तो न्यूट्रॉन का मास होता है लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का मास कितना हो गया? इक्वल हो गया। और मैंने जो मास लिया वो किसमें लिए? किलोग्राम में लिए। आप ग्राम में भी ले सकते हो। जैसे ग्राम में अगर फाइंड करना चाहूंगा मैं, कितना आ जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। इसका कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। हाँ, अब देखिए, अब बात करते हैं डिस्कवरी की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? सब जानते हैं अपन लोग। डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी की थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये जो वर्ड है, जो इलेक्ट्रॉन है, जो नोमेनकल्चर है, ये किसने दिया? इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन वर्ड किसने दिया? कौन सा साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया? नोमेनकल्चर की बात करें, इलेक्ट्रॉन नाम दिया है स्टोनी ने। इलेक्ट्रॉन नाम दिया है स्टोनी ने। प्रोटॉन नाम दिया है जे थॉमसन ने। वैसे रदरफोर्ड भी लिखा जाता है प्रोटॉन के बारे में, क्या हाँ, प्रोटॉन की स्टडी जो है रदरफोर्ड ने भी की थी। तो जे थॉमसन ने प्रोटॉन नाम दिया है। और न्यूट्रॉन नाम दिया है विलियम डी हरकिंस। विलियम डी हरकिंस ने न्यूट्रॉन नाम दिया है। अब एक बात है, ये जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का जो मास है, इलेक्ट्रॉन का मास का सबसे पहले स्टडी की थी मिलिकन ने। मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड किया था। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ बातें हैं जो अपने को लर्न रखनी पड़ेगी, आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि हाँ, किसका ऊपर चार्ज कितना होता है और किसका मास कितना होता है, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, इलेक्ट्रॉन का नोमेनकल्चर किसने किया। तो ये बेसिक बातें हैं जो अपने को याद रखनी पड़ेगी।
अब इसके आगे अपन कुछ डिस्कस करते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम। ई बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए यहां पर ई क्या है, चार्ज, ई क्या है यहां पर, चार्ज, और एम क्या है यहां पर, मास। तो अपन क्या डिस्कस करना आपने को, चार्ज अपॉन मास। क्या डिस्कस करना आपने को, चार्ज अपॉन मास। अपने को पता है चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, फाइंड किया था अपन ने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, कितना था इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। अब किलोग्राम में भी ले सकते हो, अब ग्राम में भी ले सकते हो। किलोग्राम में लेंगे तो यहाँ पे -31 आ जाएगा, ग्राम में लिया तो 28 आ जाएगा। इसका आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम। आपके पास वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम। ई बाई एम फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रॉन का आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसके बाद में डिस्कस करते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोबाइल फेज। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोबाइल फेज। मोबाइल फेज मतलब गतिशील अवस्था में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है। हाँ चलिए इसमें अपन डिस्कस करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोबाइल फेज। गतिशील अवस्था में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना आता है। अपने को पता है ये बात कि किसी भी मूविंग पार्टिकल का जो मास होता है वो स्लाइटली कम होता है, थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। किसी भी गतिशील पार्टिकल का जो मास, जो द्रव्यमान रहेगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपने को इसको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है अपने पास में, m डैश इक्वल टू m अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसका क्या लिखना है आपको, अंडर रूट। ठीक है, अब यहां पर m क्या है अपने को पता है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m क्या हो गया यहां पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है यहां पर, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और c क्या है यहां पर, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। लाइट कितना होता है अपने को पता है, इसका मान कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड प्रकाश का वेग होता है। तो इस फॉर्मूले से अपन ये m डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे। m डैश क्या है यहाँ पर, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब गतिशील अवस्था में होता है तो उसका मास कितना होता है, अपन इसकी वैल्यू से फाइंड करेंगे। m डैश का अपन यहाँ से फाइंड करेंगे। ठीक है, हाँ तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वन मोल इलेक्ट्रॉन का मास, मास ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन। आप कैसे फाइंड करेंगे वन मोल इलेक्ट्रॉन का मास, अपने को पता है वन मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, Na होगा तो नंबर पढ़ा है ना अपन ने, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन किससे, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 या 28 ले सकते हो। 31 लोगे तो किलोग्राम, 28 लोगे तो ग्राम।
तो इस वैल्यू से अपन फाइंड कर लेंगे कि हाँ 1 मोल का मास कितना होता है। 1 मोल क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम से। ठीक है, इनको अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास में वैल्यू आ जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी वो अपने पास में क्या आएगा? यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास आएगा। इसका आएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास, क्योंकि ये अपने को पता है ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। ये इसका है एक इलेक्ट्रॉन का मास है। और 1 मोल की बात करेंगे तो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। तो उसको अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं परमाणु क्रमांक। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं परमाणु क्रमांक। कि परमाणु क्रमांक क्या होता है? देखिए, एक एटम होता है, इस एटम का ये सेंटर पार्ट है नाभिक, इसे अपन लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। इस एटम का ये सेंटर पार्ट है न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं एंड न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने सबसे पहले न्यूक्लियस नाभिक की डिस्कवरी की थी। और इसके जो बाहर जो ये होता है इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, कक्षक, ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। तो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक कैसे फाइंड करेंगे? किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है? इसको अपन लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जेड होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। उस तत्व का क्या रहेगा? वो परमाणु क्रमांक रहेगा। किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या किसी भी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व का क्या कहलाएगा? परमाणु क्रमांक कहलाएगा। मतलब परमाणु क्रमांक किसके बराबर हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक नंबर हो गया ये। अब बात करते हैं हम लोग एटॉमिक मास। एटॉमिक, ठीक है, एटॉमिक वेट, परमाणु द्रव्यमान। अब देखिए इसका अपन कैसे डिस्कस करेंगे? एटॉमिक मास को अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग एटॉमिक मास। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए से। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए एटॉमिक मास क्या होता है? आपने देखा होगा किसी तत्व को अपन ऐसे लिखते हैं ए बी, या ये तरीका भी हो सकता है ए बी। कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं ए एंड बी। तो ये क्या हो गया? ये जो ए जो नीचे लिखा है अपन ने, ये क्या है अपने पास में? परमाणु क्रमांक है। और ऊपर लिखते हैं वो क्या है? एटॉमिक मास है। ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है। या फिर आप लोग चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ZA। पैटर्न कोई भी फॉलो कर सकते हो, चाहे आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, कोई भी पैटर्न फॉलो करते हो चलता है। नीचे जो लिखते हैं अपन लोग वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। और जो ऊपर लिखते हैं वो क्या होता है? उसका एटॉमिक मास होता है। और एटॉमिक मास होता क्या है? A इक्वल टू P प्लस N। P प्लस N क्या हो गया यहाँ पर? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास कहलाएगा। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको A इक्वल टू Z प्लस N। A इक्वल टू Z प्लस N, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या किसके इक्वल हो गया? एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है।
परमाणु क्रमांक इक्वल होता है, तो अपन अपने ऐसे भी लिख सकते हैं A इक्वल टू जेड प्लस एन। वो क्या हो जाएगा अपना एटॉमिक मास हो जाएगा। किसी भी तत्व में उपस्थित परमाणु को, किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या उस तत्व का एटॉमिक मास कहलाएगा। उस तत्व का क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास कहलाएगा, परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। अब देखिए नेक्स्ट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में अपने को डिस्कस करना है। फर्स्ट लेते हैं आइसोटॉप्स। समस्थानिक, फर्स्ट लेते हैं अपन लोग समस्थानिक। अब देखिए समस्थानिक क्या होता है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। समस्थानिक क्या होता है? क्या होता है समस्थानिक? समस्थानिक के अंदर परमाणु क्रमांक जो होता है वो तो कैसा होता है? समान होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो असमान है। हाँ देखिए, तो अपने को आइसोटॉप समस्थानिक क्या हो गया? तत्व के वे रूप जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान असमान होते हैं, अपन लोग क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। कि परमाणु क्रमांक क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, और परमाणु द्रव्यमान क्या होने चाहिए? असमान होना चाहिए। एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो कैसा होता है? डिफरेंट होता है। लाइक हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन 1 1, ड्यूटेरियम 1 2, इंटेरियम 1 3, तो एक दूसरे क्या हो गए? समस्थानिक हो गए। आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो 1 तो एक दूसरे क्या हो गए? समस्थानिक हो गए। ये तीनों एक दूसरे क्या हो गए? समस्थानिक हो गए। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 17 8 18। ये तीनों एक दूसरे के क्या है? आइसोटॉप्स है। ये तीनों एक दूसरे के क्या है? आइसोटॉप्स है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक वेट 14, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास कितना हो गया? 15। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? आइसोटॉप्स हो गए। ये दोनों एक दूसरे के आइसोटॉप है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं क्लोरीन का, एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 17, एटॉमिक मास कितना हो गया? 35, एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 37। तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए? आइसोटॉप्स हो गए। तो आइसोटॉप्स समझ में आ गया। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? कि वे तत्व जिनके तत्वों के वे रूप जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। कोई अलग अलग तत्वों की बात नहीं कर रहे हैं, एक ही प्रकार के तत्व होते हैं। इसमें क्या होता है? एक ही प्रकार के तत्वों के वे रूप जिनके परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। वो क्या कहलाएंगे? आइसोटॉप्स कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं समभारिक। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोबार्स। समभारिक। देखिए क्या होते हैं आइसोबार्स? समस्थानिक जो होते हैं अपने आइसोटॉप्स पढ़े उसका जस्ट अपोजिट होता है। उसमें अपने क्या पढ़ा था? एटॉमिक नंबर कैसा था? उसमें इक्वल था, तो इसमें क्या हो गया? अनइक्वल। डिफरेंट होते हैं और एटॉमिक मास सेम होते हैं। एटॉमिक मास सेम होंगे और एटॉमिक नंबर कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। अपन लोग क्या कहेंगे? आइसोबार्स कहेंगे। लाइक एग्जांपल देखते हैं नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 17, हाँ देखिए
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन लोग, इनका एग्जांपल देखते हैं। आर्गन कैल्शियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, एटॉमिक मास कितना होता है 40, एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, एटॉमिक मास कितना होता है 40। तो यहां पर क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर जो हो रहा है वो डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर इनका क्या है डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है यहाँ पर सेम है, इनका एटॉमिक मास कैसा है सेम है। तो अपन क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए आइसोबार्स हो गए। एग्जांपल लेते हैं कार्बन, यहां पर देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 लेकिन एटॉमिक मास 14, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया डिफरेंट, एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मास कैसा है सेम है, तो अपन इनको क्या कहेंगे, ये क्या है आइसोबार्स है, क्या है ये आइसोबार्स है। नेक्स्ट आइसोटॉन्स, नेक्स्ट क्या डिस्कस करते हैं आइसोटॉन्स। सम न्यूट्रॉनिक, क्या डिस्कस करना अपने को, सम न्यूट्रॉनिक। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हटके, इसमें क्या होता है एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है डिफरेंट ही हो या जरूरी नहीं है इक्वल ही हो, डिफरेंट हो सकते हैं, मे बी डिफरेंट, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। अब अपन बात करते हैं न्यूट्रॉन की संख्या कैसे फाइंड करेंगे, अपन ने फाइंड किया था एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कैसे फाइंड किया था अपन ने, A इक्वल टू P प्लस N, तो यहां से अपन N फाइंड कर लेंगे, N इक्वल टू A माइनस P, या फिर आप लोग लिख सकते हो N इक्वल टू A माइनस Z, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपन लोग। यहां से अपन लोग क्या कर सकते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या को अपन लोग फाइंड कर सकते हैं। यहां से अपने पास में न्यूट्रॉनों की संख्या को देखते हैं, C6 ये 14, एक एग्जांपल देखते हैं, C6 14, N7 15। अब यहां पे देखिए ये भी डिफरेंट ये भी डिफरेंट, लेकिन फाइंड करते हैं हम लोग न्यूट्रॉनों की संख्या, n इक्वल टू क्या हो गया, अपन कैसे फाइंड करेंगे, इसमें एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, 14 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो गया 8, और यहां पर भी क्या हो गया n इक्वल टू 15 माइनस 7 इक्वल टू क्या हो गया 8। तो अपने पास में वैल्यू क्या आ गई, दोनों वैल्यू क्या आ गई इक्वल आ गई, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गए इक्वल हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए आइसोटॉन्स हो गए, ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए आइसोटॉन्स हो गए। C6 14 एंड N7 15 क्या हो गए एक दूसरे के आइसोटॉन्स हो गए, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के आइसोटॉन्स हो गए। ठीक है, हाँ अभी लास्ट एक टॉपिक पढ़ते हैं, हाँ एक लास्ट टॉपिक है आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स, आइसोस्टर्स क्या होते हैं कि कोई भी अणु किसी भी अणु के अंदर परमाणुओं की संख्या, किसी भी अणु के अंदर परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स समान होने चाहिए और उसमें उपस्थित नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होने चाहिए
इक्वल होने चाहिए। कि किसी भी अणु में, किसी भी मॉलिक्यूल में उपस्थित नंबर ऑफ एटम इक्वल होने चाहिए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो वो दोनों एक दूसरे क्या होंगे, आइसोस्टर्स होंगे। वो दोनों एक दूसरे क्या होंगे, आइसोस्टर्स होंगे। अब एग्जांपल देखते हैं इसका, एग्जांपल लेके करते हैं। N2O एंड CO2, N2O एंड CO2। अब देखिए इसमें पहले बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम कितने, 2 नाइट्रोजन के 1 ऑक्सीजन के, कितना हो गए 3। 1 कार्बन का 2 ऑक्सीजन, कितना हो गए 3। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, 7 to 2 14 प्लस ऑक्सीजन में कितना होते हैं 8, कितना हो गए 14 और 8 कितना हो गए 22। इसमें देखिए कार्बन में 6 प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8 2 16, तो कितना हो गए 22। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए, यहां पर देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इक्वल है और नंबर ऑफ एटम्स भी इक्वल है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कराएंगे, आइसोस्टर्स कराएंगे। ये दोनों एक दूसरे के क्या कराएंगे, आइसोस्टर्स कराएंगे। ठीक है, तो अपने को ये जो अभी जो अपने टॉपिक पढ़े हैं उन टॉपिक्स को आप लोगों को प्रॉपर्ली लर्न रखना पड़ेगा, प्रॉपर्ली थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इस चैप्टर को अपन आगे पढ़ेंगे तो ये बहुत काम आएंगे, ये टर्म्स जो अपने बहुत काम आने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेंगे। उसमें अपने को अभी पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्वांटम नंबर्स, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन कैसे फिल करते हैं, कौन कौन से लॉज होते हैं, तो उनके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।